हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, ऑलरेडी हम आईडीटी के 3 लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपकी क्लासेस को मैंने अपलोड कर दिया है। यहां पर हम जीएसटी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में दोस्तों डिस्कस कर रहे थे। और आई थिंक दोस्तों, आपको वो जो तीनों क्लासेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर नंबर 4, तो सबसे पहले दोस्तों ऑल द 3 क्लासेस जो मैं पहले से रिकॉर्ड कर चुका हूं उन्हें एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और मैं जल्दी से आप लोगों को फटाफट से अपडेट कर देता हूं। क्या है ये अपडेट जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में करवाया था। ये जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को करवाया था भाई, ये मैं अपडेट आप लोगों को यहां पर कर देता हूं। तो दोस्तों, बात ये है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या क्या बातें बताई थी कि 2016 में हमारी कंट्री में बहुत सारे एक्ट आए थे। जैसे हमारी कंट्री में सीजीएसटी एक्ट आया था, हमारी कंट्री में एसजीएसटी एक्ट आया था, हमारी कंट्री में आईजीएसटी एक्ट आया था। तो ये जितने भी एक्ट हमारी कंट्री में आए थे ये 2017 में आए थे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमारी कंट्री के अंदर एक कॉम्पनसेशन एक्ट 2017 पास हुआ था। और दोस्तों, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को 2016 में बदला गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, दैट इज कॉल्ड 101 अमेंडमेंट। क्योंकि दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन तो उसी टाइम बन गया था जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, लेकिन उसके अंदर हमको यहाँ चेंजेस करने होते हैं जब जब सरकार कोई ऐसा काम करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड नहीं है। तो इसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत जरूरी था। तो यहां पर एक आर्टिकल जोड़ा गया था, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 246A। ये जो आर्टिकल यहां पर जोड़ा गया था ना 246A, इसके पीछे बेसिक लॉजिक ये था कि नई पावर्स को जनरेट करना, पुरानी पावर्स को एलिमिनेट करना और कुछ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड काम करना। तो ये सारे काम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाकर किए गए थे। दोस्तों, मैंने एक बात और बताई थी कि देखो, जो भी हम परचेज पर टैक्स देते हैं ना, उसकी हमको सेल के टैक्स में से क्रेडिट मिल जाती है। मतलब जितना टैक्स हम ऑलरेडी परचेज पर पे करेंगे उसका हमको सेल के टैक्स में से क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी। इसको दोस्तों कानून की भाषा में, लॉ की भाषा में बोलते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तो एक तो होता है सीजीएसटी, ठीक है। अच्छा, जितना सीजीएसटी लगता है मैंने बताया था उतना ही दोस्तों एसजीएसटी लगता है। और इफ द ट्रांजैक्शन हैज बीन हेल्ड इन अ यूनियन टेरिटरी, तो वहां पर क्या लगता है, यूटीजीएसटी लगता है। तो दोस्तों, क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितना हम लोग परचेज पर टैक्स पे करेंगे उसका हमें सेल के टैक्स में से क्रेडिट मिल जाएगा। जितना हम परचेज पर टैक्स पे करते हैं उसका हमको सेल के टैक्स में से क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, राइट। जैसे हम सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी से ले सकते हैं, आईजीएसटी का क्रेडिट हम लोग आईजीएसटी से ले सकते हैं, और जो भी हमारा एस और यूटीजीएसटी है उसका क्रेडिट हमको एस और यूटीजीएसटी से मिल जाता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यूटीजीएसटी को हमेशा एसजीएसटी माना करो, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, अभी फिर से बोल रहा हूं। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन का सिस्टम यही है कि सी का क्रेडिट हमेशा आपको सी से मिल जाएगा, आई का क्रेडिट आपको हमेशा आई से मिल जाएगा, लेकिन जो एस और यूटीजीएसटी है उसका एस और यूटीजीएसटी से मिल जाएगा। दोस्तों, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों कंपोनेंट से मिलकर ही आईजीएसटी बनता है। अच्छा दोस्तों, आईजीएसटी कब लगता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जब जब इंटर सप्लाई होती है। इंटर सप्लाई क्या होती है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी से मिलकर बना है ना। जो आईजीएसटी होता है वो सी और एसजीएसटी से मिलकर बना होता है। अच्छा, सीजीएसटी की क्रेडिट आप आईजीएसटी से ले सकते हो और आईजीएसटी की जो क्रेडिट है वो आप सीजीएसटी से ले सकते हो। दोस्तों, वैसे ही आईजीएसटी का अगर क्रेडिट आपके पास पड़ा है, परचेज पर आप आईजीएसटी पे कर आए हो, तो अगर आपके सेल पर एस और यूटी जीएसटी लग रहा है तो आप उसके क्रेडिट को वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो।
ऐसे ही दोस्तों अगर आपके पास एस और यूटी जीएसटी का क्रेडिट पड़ा है तो आप उसको आई जीएसटी से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट यूटिलाइजेशन। दोस्तों हम उसको क्रेडिट यूटिलाइजेशन बोलते हैं। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को दो तरह के ट्रांजैक्शंस का एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम्पल भी लूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये जीएसटी का सिस्टम चलता कैसे है। मतलब मैं आपको पूरे इंडिया की सैर करवाऊंगा। मैं आपको गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जाऊंगा, फिर दूसरे से तीसरे स्टेट में, तीसरे से चौथे स्टेट में। ऐसे दोस्तों हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक ही एग्जाम्पल में करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों आपको जीएसटी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहां पर मैं एक ही एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा। ये बेसिक बातें करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं आगे के चैप्टर स्टार्ट करूंगा दोस्तों तो ये बेसिक बैकग्राउंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहां पर लिखिएगा टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। इन दोनों ट्रांजैक्शंस को एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं आपको वो जो एग्जाम्पल है ना वो भी यहां पर लिखवा के चलूंगा, वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बताकर चलूंगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लिखो, मिस्टर कालू। मिस्टर कालू, मिस्टर कालू कौन है भाई? मिस्टर कालू है जी सेलर। सेलर मतलब बेचने वाला, सप्लाई देने वाला। और वो कहाँ का है? राजस्थान का है। ये जो मिस्टर कालू है ये कहाँ का है भाई? राजस्थान का है। नोट कर लो, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, नोट करने से चीजें याद होंगी। मिस्टर कालू सेलर है और मिस्टर कालू सेलर कहाँ का है? राजस्थान का है। बहुत बढ़िया। दूसरी और है भाई मिस्टर आलू। ओहो, मिस्टर आलू कौन है? बायर है। मिस्टर आलू कौन है भाई? मिस्टर आलू बायर है। और ये जो बायर भैया हैं ये भी कहाँ के हैं? राजस्थान के। ये जो बायर भैया है ना मिस्टर आलू, ये भी कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं, है ना। अच्छा, ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है ये इंट्रा है। इंट्रा का मतलब इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन अ स्टेट। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ये विद इन अ स्टेट हो रहे हैं, स्टेट के अंदर ही हो रहे हैं। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। अच्छा, ये जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है मतलब स्टेट के अंदर हो रही है सप्लाई। मतलब जो सप्लायर है वो भी उसी स्टेट का है और वो जो सप्लाई कर रहा है वो भी उसी स्टेट के अंदर कर रहा है। मतलब राजस्थान का राजस्थान के अंदर काम हो रहा है। तो दोस्तों ये कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाता है? इंट्रा स्टेट कहलाता है। तो यहां पर क्या लगेगी भाई? जीएसटी लगेगी। सपोज करो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो हो जाती है हमारी यहां पर 2 लाख। वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी 2 लाख हो जाती है। और मान लो जी उस पर जो जीएसटी का रेट है वो हमारा 18% है। 18 का मतलब हो गया जी, वैसे तो 36,000 हो गया, लेकिन अगर इसको मैं सही मायने में कैलकुलेट करूं तो दोस्तों यहां पर सीजीएसटी लगेगा 9% और एसजीएसटी भी लगेगा 9%। दोनों दोस्तों यहां पर 9% लगेंगे। तो अगर मैं 9% निकालता हूं तो ये भी 18,000 आएगा और दोस्तों ये भी मेरा 18,000 आएगा। ये सीजीएसटी हो गया और दोस्तों ये हमारा एसजीएसटी हो गया। तो दोनों हमारे 18,000 यहां पर लग जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। दोस्तों सेकंड नंबर का एग्जाम्पल ये समझ में आ गया आपको? जितना सीजीएसटी लगता है उतना ही एसजीएसटी लगता है। ठीक है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा उतना ही स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। आई थिंक दोस्तों ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। हाँ, अगर यही ट्रांजैक्शन कहां पर हो रहा होता? राजस्थान की जगह अंडमान में हो रहा होता। कहां पर हो रहा होता? अंडमान में। मान या मत मान, मैं हूं अंडमान। सपोज करो दोस्तों यही ट्रांजैक्शन राजस्थान की जगह अगर अंडमान में हो रहा होता तो हम इस पर लगाते सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। क्या लगाते हम यहां पर? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाते।
ठीक है। अगर CGST का रेट 9% है तो दोस्तों फिर UT GST का रेट भी यहां पर क्या होता, 9% होता। तो जितना CGST का रेट होता उतना ही फिर UT GST का रेट होता, दोनों 9% होते, ठीक है। अच्छा, UT GST को मैं मानता हूं दोस्तों कि UT GST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन मैंने एक बात बोली थी आपको कि UT GST को हमेशा SGST के मानकर चलना, SGST के बराबर मानकर चलना, तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। सेकंड एग्जांपल है मिस्टर कालू। सेकंड एग्जांपल है हमारा मिस्टर कालू का। ये जो मिस्टर कालू हैं भाई, ये मिस्टर कालू क्या है यहां पर, मिस्टर कालू क्या है यहां पर, सेलर हैं। ये जो मिस्टर कालू हैं ये हमारे यहां पर क्या हैं, सेलर हैं। ये हमारे सेलर हैं जी, बहुत बढ़िया जी सेलर साहब, ये हमारे सेलर हैं। और ये सेलर कहाँ के हैं, ये सेलर हैं भाई राजस्थान के। मिस्टर कालू सेलर हैं और ये सेलर कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। और एक है जी मिस्टर आलू, और आलू कहाँ का है, ये बायर हो गया आलू। और ये बायर कहाँ का है भाई, ये है मान लो पंजाब का, पंजाब पटियाला का है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों जल्दी से बताओ आप इस ट्रांजैक्शन को क्या नाम दोगे। मतलब यहां पर जो सप्लाई हो रही है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है। तो दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ कि जब ये सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है तो आप इसको यहां पर क्या नाम दोगे। सर हम इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। हम इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। हम इसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई, राइट। अच्छा दोस्तों सपोज करो यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहां पर हमारी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है मान लीजिए वो हमारी यहां पर 2 लाख है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लीजिए हमारी यहां पर 2 लाख है। तो 2 लाख है तो बताओ दोस्तों यहां पर क्या लगेगा, IGST लगेगा। बताया था ना आप लोगों को, जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वहां पर क्या लगता है, IGST लगता है। तो यहां पर हम लोगों का IGST लगने वाला है। अच्छा IGST की रेट कितनी होती है, 18% होती है। तो ये हमारा लग जाएगा 36,000 रुपए। ये जो 18,000 लगेगा ये हमारा 18% से 36,000 रुपए बनेगा। अच्छा दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ ये 36,000 क्या पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नहीं सर। सर ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें 50%, इसमें 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 50% स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन दोस्तों आपको याद है ना कि जो IGST का पैसा होता है वो पहले पूरा का पूरा एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। मतलब ये पूरे के पूरे 36,000 एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से 18,000 तो अपने पास रख लेगी और जो बैलेंस 18,000 है, ये जो बैलेंस 18,000 रुपया है, ये बैलेंस किसको देगी, 18,000 लिख लो, ये देगी कंज्यूमिंग स्टेट को। अब अगर मान लीजिए यहां पर कंज्यूमिंग स्टेट पंजाब है तो पंजाब को दे देगी। हो सकता है कि गुड्स राजस्थान से पहले पंजाब गया, पंजाब से बिहार चला गया और वो कंज्यूम कहां पर हुआ, बिहार में। तो फिर ये जो स्टेट गवर्नमेंट वाला शेयर है ये किसको मिलेगा, पंजाब को नहीं मिलेगा, फिर बिहार को मिलेगा। इट मे बी पॉसिबल कि ये बिहार से कहां चला गया हो, आगे यूपी चला गया हो, और कंज्यूमिंग स्टेट कौन सा हो, यूपी हो। तो दोस्तों फिर ये जो 50% हिस्सा है ना ये फिर यूपी को मिलेगा, ऐसे चलता है। तो कुल मिलाकर जब जब IGST लगता है तो उसमें से IGST का पूरा पैसा एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से 50% शेयर तो अपने पास रख लेती है और जो बैलेंस 50% शेयर होता है वो उसको कंज्यूमिंग स्टेट को दे देती है। तो जो भी कंज्यूमिंग स्टेट होता है उसको फिर वो बैलेंस शेयर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारी बात हमारी यहां पर चलती है। और दोस्तों इसी को हम लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं, ड्यूल GST। हमारे देश में कैसा है, ड्यूल GST कॉन्सेप्ट है, ड्यूल GST है। तो पहले IGST लगेगा, IGST पूरा सेंट्रल के पास जाएगा, सेंट्रल उसमें से अपना शेयर तो रख लेगा और जो बैलेंस शेयर है, जो बैलेंस शेयर है
वो उस बैलेंस शेयर को जो भी कंज्यूमिंग स्टेट है उस कंज्यूमिंग स्टेट को दे देगा। अच्छा, कंज्यूमिंग स्टेट पहले से पता नहीं होता है, इसीलिए सारा पैसा आईजीएसटी का पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, राइट। तो ये बात आप लोगों को समझ लेनी है। अब दोस्तों मैं एक ग्रैंड एग्जाम्पल यहां पर लेने जा रहा हूं, उस ग्रैंड एग्जाम्पल को आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं पूरे इंडिया का उसमें आप लोगों को राउंड लगवाऊंगा, पूरे इंडिया का मैं आप लोगों को उसमें चक्कर लगवाने वाला हूं, तो वो एग्जाम्पल बहुत यहां पर आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। तो चलिए वो एग्जाम्पल भी हम यहां पर एक बार कर लेते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में आगे थर्ड एग्जाम्पल नोट करेंगे। दिस इज एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ये तो हमारा 2 था, अब ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो हम शुरू करेंगे इसके अंदर ए से। एक आदमी था, एक इंसान था, एक पर्सन था जिसका नाम था मिस्टर ए। अच्छा, मिस्टर ए कहाँ का था भाई? मिस्टर ए था महाराष्ट्र का। मिस्टर ए कहाँ का था? महाराष्ट्र का था। अच्छा, मिस्टर ए महाराष्ट्र का था और उसने क्या किया जी, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसने कुछ सप्लाई करी है, वेदर इट मे बी गुड्स और वेदर इट मे बी सर्विस, कोई डिफरेंस नहीं है, वेदर गुड्स भी हो सकता है दोस्तों, वेदर सर्विस भी हो सकती है। तो अगर यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी हो जाती है 1 लाख रुपए, ठीक है, और ए ने ये सप्लाई किसको दे दी? बी को। बी कहाँ का है भाई? हरियाणा का। ये जो बी है, मिस्टर बी, ये कहाँ का है? हरियाणा का है। मिस्टर जो बी है ये कहाँ का है? मिस्टर बी कहाँ का है? हरियाणा का है। तो मिस्टर बी हमारा हरियाणा का है, तो 1 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो यहां पर लगेगा आईजीएसटी। अच्छा, इसको बोलोगे क्या? जल्दी से बताओ। महाराष्ट्र से अगर सप्लाई हो रही है हरियाणा में तो आप इसको क्या बोलोगे? इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया, इंटर स्टेट। अच्छा, इंटर स्टेट पर क्या लगाओगे? आईजीएसटी लगाओगे, ठीक है। और आईजीएसटी की रेट है सपोज करो 18%। देखो मैं आपको बिल्कुल रूट लेवल से लेकर चल रहा हूं, पूरा एग्जाम्पल अभी के अभी अपन सॉल्व करेंगे। 18%, तो 1 लाख का 18% होता है भाई साहब 18,000 रुपए। तो एक तरह से टोटल जो बिल बनेगा वो 1,18,000 का बनेगा। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये जो 18,000 रुपए का आईजीएसटी है, ये पूरा का पूरा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये पूरे के पूरे 18,000 रुपए यहां पर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देंगे, ठीक है। ये पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्या दोस्तों ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है? आंसर इज नो। ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से अपना शेयर रखेगी और बाकी शेयर रेस्पेक्टिव स्टेट को देती है। ऐसा ही करते हैं हम। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बी, मिस्टर बी कहाँ का है? हरियाणा का है। बहुत बढ़िया। मिस्टर बी कहाँ का है? हरियाणा का है। अच्छा, मिस्टर बी उसकी सप्लाई देगा सी को। अच्छा, सी कहाँ का है? अंडमान। मिस्टर सी कहाँ का है भाई? अंडमान। मिस्टर सी जो है वो अंडमान का है। और मुझे जल्दी से बताओ, अगर मिस्टर बी हरियाणा का है और मिस्टर सी अंडमान का है, तो हरियाणा से सप्लाई कहाँ पर हो रही है? अंडमान हो रही है। हरियाणा से जो सप्लाई है वो कहाँ पर हो रही है? अंडमान हो रही है। तो जब हरियाणा से सप्लाई अंडमान में होती है तो आप इसको इंट्रा बोलते हो या इंटर बोलते हो? दोस्तों इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर सप्लाई, इसको भी हम इंटर सप्लाई बोलते हैं। अच्छा, सपोज करो यहां पर वैल्यू ऑफ जो सप्लाई है उसमें 1 लाख में 50% मार्जिन जोड़ दिया गया है। 50%। भाई ऐसा थोड़ी है कि बी 1 लाख रुपए में लाया है तो वो आगे जब सी को सप्लाई करेगा तो भी 1 लाख में करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। उसने अपना 50% उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया है, वैल्यू एडिशन कर लिया है। तो अब हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाती है 1.5 लाख। अच्छा दोस्तों, हरियाणा से अगर सप्लाई अंडमान में हो रही है, स्टेट से अनदर यूटी में हो रही है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। दोस्तों हम इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। और दोस्तों इस पर हम लगाएंगे आईजीएसटी। अच्छा, हम आईजीएसटी की रेट क्या लेंगे? यहां पर 18% लेंगे। यहां पर हम आईजीएसटी की जो रेट है वो 18% लेने वाले हैं। तो 18% से ये कितना आएगा? मुझे जल्दी से बताओ। ये निकल कर आएगा 27,000।
27,000। तो टोटल बिल बनेगा 1,77,000 रुपए का, 1,77,000 रुपए का बिल बनेगा। तो इसका मतलब बी ने इस गुड्स को फर्दर सप्लाई कर दिया सी को। अच्छा, बी को कितना जीएसटी मिला? 27,000 मिला। तो मुझे बताओ दोस्तों, ये जो मिस्टर बी है, ये यहां पर नेट अमाउंट क्या पे करेगा? मिस्टर बी सरकार को नेट अमाउंट कितना पे करेगा? तो इसका आंसर है नेट अमाउंट कितना पे करेगा? मिस्टर बी को 27,000 का आईजीएसटी मिला है सेल पर, फर्दर सेल करने पर। और पहले से कितना आईजीएसटी देकर आया है मिस्टर बी? पहले से वो परचेज पर 18,000 देकर आया है। मुझे बताओ दोस्तों, अगर मेरी सेल पर आईजीएसटी लग रहा है और मेरी परचेज पर भी आईजीएसटी लगा था, तो क्या मैं आईजीएसटी को पे करने के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकता हूं? देख लो इस चार्ट को, ले सकता हूं या नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूं। आईजीएसटी को पे करने के लिए मेरे पास जो ऑलरेडी आईजीएसटी पे किया हुआ है, मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो मैंने उसको यूज कर लिया, तो मुझे मिले 27,000 थे, लेकिन मैं ऑलरेडी 18,000 गवर्नमेंट को दे चुका हूं परचेज पर, तो वो तो मैंने अपने वापस रख लिए और मैंने 9,000 रुपीज गवर्नमेंट को और पे कर दिया। कौन सी गवर्नमेंट को पे कर दिया मैंने? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोस्तों मुझे बताओ, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जा चुका है? तो दोस्तों अगर हम यहां पर चेक करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 27,000 रुपीज का टैक्स जा चुका है। देखो 18,000 पहले चला गया, 9,000 अभी चला गया। तो अगर मैं 18 और 9,000 को ऐड कर देता हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 27,000 का जो टैक्स है वो यहां पर जा चुका है, राइट। तो ये गुड्स अब किसके पास आ गया है? सी के पास आ गया है। और सी कहां का है भाई? अंडमान का है। और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 27,000 का आईजीएसटी ऑलरेडी रखा हुआ है। बोलो यहां तक ठीक है? समझ में आ रही है बात? यस सर, बात बहुत जोर से समझ में आ रही है। मान लो जी ये जो सी था, इसने गुड्स की सप्लाई कर दी भाई साहब डी को। किसको कर दी? डी को। और ये जो डी भैया हैं ये भी कहां के हैं? अंडमान। ओहो, मान या मत मान, तू भी अंडमान मैं भी अंडमान, दोनों कहां के? अंडमान के। तो अब जो सप्लाई हुई है वो भी कहां हो गई भाई? अंडमान में हो गई। तो दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ कि अगर सप्लाई अंडमान से अंडमान में ही हो रही है, अंडमान से कहां हो रही है? अंडमान में, तो ये इंटर है या इंट्रा है? जल्दी से बताओ, ये इंटर है या इंट्रा है? दोस्तों ये इंट्रा है। सेम स्टेट के अंदर या सेम यूटी के अंदर अगर कोई भी सप्लाई होती है तो हम उसको इंट्रा बोलते हैं। अच्छा बताओ, इस पर हम क्या लगाएंगे? सी और एस जीएसटी नहीं, यूटी जीएसटी। हम दोस्तों यहां पर सी जीएसटी और यूटी जीएसटी लगाएंगे, है ना। अच्छा, ये जो 1,77,000 है, इसमें से 27,000 तो हमारा जीएसटी है, ठीक है, ये तो हमें वापस मिल जाएगा। ये जो 27,000 का जीएसटी हमने पे किया है ये तो हमको क्रेडिट के फॉर्म में वापस मिलेगा। तो एक तरह से सी को ये जो गुड्स मिला है ये 150 का मिला है। अच्छा बताओ, क्या सी उसको आगे वापस 150 में ही बेच देगा? इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूं। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये यहां डी है। अच्छा, डी भी कहां पर है दोस्तों? अंडमान में है। ये जो मिस्टर डी है ये भी कहां पर है? अंडमान में है। तो सी को ये गुड्स कितने का मिला? 1,50,000 का। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सी अगर डी को फर्दर सप्लाई करेगा, अच्छा उसको ये 150 का मिला है क्योंकि 27,000 तो जीएसटी अमाउंट है, ये तो उसको वापस मिल जाएगा एज ए इनपुट क्रेडिट। तो क्या सी डी को पूरा 150 का गुड्स 150 में ही सेल करेगा? द आंसर इज नो। वो भी अपना वैल्यू एडिशन करेगा। तो सी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई 1.5 लाख रुपए तो कॉस्ट है, प्लस इसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा जाएगा, है ना। यहां पर प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा जाएगा। सपोज करो यहां पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 40%।
तो 1,50,000 में हम अगर 40% ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर 2,10,000 हो जाती है ना। हमारी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो यहाँ पर 2,10,000 हो जाती है। तो यहाँ पर एक तो लगेगा CGST 9%, एक लगेगा UTGST 9%। अच्छा बताओ दोस्तों, दोनों अगर 9% है तो कितना आएगा 9% से? 9% से कैलकुलेट करो। अगर आप 9% कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स टू 18,900, 18,900। और जो टोटल बिल बनेगा वो बनेगा 247,800 का, 2,47,800 रुपया, 247,800 का बिल बनेगा। तो सी जब डी को फर्दर सप्लाई कर रहा है तो दोस्तों मुझे बताओ यहां पर इंट्रा सप्लाई होने के रीजन से कौन से दो टैक्स लगाए जाएंगे? एक तो लगाया जाएगा CGST और दोस्तों दूसरा यहां पर लगाया जाएगा UTGST। दूसरा कौन सा लगाया जाएगा? UTGST। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सी को गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? नेट पे क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों अगर हम नेट पे की बात करें कि मिस्टर सी यहां पर नेट पे कितना करेगा, तो मिस्टर सी ऑलरेडी IGST पे करके आया है। दोस्तों कितना IGST पे करके आया है जल्दी से बताओ। यहां पर मिस्टर जो सी है वो कितना IGST पे करके आए हैं? 27,000 का IGST पे करके आए हैं, ठीक है। और आगे उनको जो फर्दर पे करना है वो सी और UTGST करना है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी परचेज पर IGST लगा है, ये देखो ये चार्ट निकाल लो, अगर मेरी परचेज पर IGST लगा है और मुझे पे क्या करना है? CGST और UTGST। तो क्या मैं CGST और UTGST को पे करने के लिए क्या मैं IGST का क्रेडिट यूज कर सकता हूं? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये IGST के जो पैसे हैं ये ऑलरेडी कौन सी गवर्नमेंट के पास में है? दोस्तों ये ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है IGST का, उसके लिए पहले मैं CGST को यूज कर लूंगा ना। अब जैसे मान लो मुझे CGST पे करना है, कितना CGST पे करना है जी? 18,900 रुपए का CGST पे करना है। अच्छा ये पैसा मैं किसको पे करूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो मैं बोलूंगा हे सेंट्रल गवर्नमेंट, हम ऑलरेडी आपको IGST देकर बैठे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कितना IGST देकर बैठे हैं भाई? 27,000 का IGST देकर बैठे हैं। तो हमने कहा हे सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके पास पहले से 27,000 का IGST रखा हुआ है और आपको हमको CGST देना है 18,900। तो आप एक काम कर लो कि वो जो 27,000 आपके पास है ना, उसमें से ही आप 18,900 CGST में बुक कर लो, ठीक है। तो आपको हमें कुछ भी नहीं देना, देखा जाए तो 18,900 आपका CGST बनता है। यू हैव ऑलरेडी पेड IGST 27,000। तो आप उस आई को यहां पर यूज कर लो सी में, मतलब वो जो IGST का पैसा था ना वो एक तरह से CGST के लिए काम आ गया, आ सकता है ना। तो अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ देना ही नहीं है। अच्छा IGST जो था, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लिखना मत। IGST जो था वो हमारा 27,000 था। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें से कितना एडजस्ट कर लिया? 18,900 एडजस्ट कर लिया। तो मुझे बताओ दोस्तों, अगर 27,000 रुपए में से ये 18,900 हमारे काम आ जाते हैं, ये हमारे काम आ जाते हैं 27,000 में से 18,900 अगर हमारे काम आ जाते हैं तो हमारे कितने बचते हैं? 8,100 बचते हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास IGST का कितना पैसा बचता है? 8,100 रुपया बचता है। तो ये 8,100 अब हमारा UTGST में काम आएगा, ये हमारा UTGST पे करने में काम आएगा, क्योंकि UTGST को पे करने के लिए भी तो IGST काम आ सकता है। तो हम इस 8100 को UTGST पे करने में काम ले लेंगे। 8100 को, ये जो हमारा 8100 है
इसको हम यहां पर काम ले लेंगे। तो दोस्तों 18,900 में से 8100 की हमें IGST की क्रेडिट मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, IGST की क्रेडिट को हमने पहले CGST के लिए ही क्यों काम लिया? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। ये जो CGST है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जानी है, और दोस्तों जो IGST का पैसा पहले से दिया हुआ है वो भी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो हमने कहा सेंट्रल आपके पास पड़ा है ना IGST, तो आप उस आई को बुक कर लो ना CGST में, मतलब उतना पैसा आप निकाल लो। आपके पास कितने पैसे पड़े हैं? 27,000 पड़े हैं। तो आप उस 27 में से 18,900 को CGST मान लो। ओके जी। और बैलेंस जो 8100 हैं उसको IGST को UTGST पे करने के लिए काम ले लो, मतलब अंडमान के बैग में डाल दो। 8100 आप किसके बैग में डाल दो? अंडमान के। 18,900 तो तुम खुद रख लो और 8100 तुम अंडमान के बैग में डाल दो। अब अंडमान चिल्लाया, अंडमान बोला ओहो मेरा पैसा 10,800 और बनता है भाई, मुझे तो 8100 ही मिले हैं, मुझे तो 10,800 और मिलना चाहिए। तो मिस्टर सी ने कहा हे अंडमान, हम आपको 10,800 रुपए कैश जमा करा देंगे, हम आपके बैग में 10,800 रुपए का कैश डाल देंगे। तो अंडमान के पास भी कितने पैसे हो गए? 18,900। कैसे हुए 18,900? 8100 तो जो IGST का क्रेडिट है वो मिल गया, वो अंडमान को मिल गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिया होगा अंडमान के बैग में। और जो 10,800 का शॉर्ट पड़ रहा था वो अमाउंट, वो जो 10,800 रुपए का शॉर्ट पड़ रहा था वो दोस्तों हमने अंडमान के बैग में जमा करा दिया। अच्छा, हमने उसको अंडमान के बैग में कैसे जमा करा दिया? एज ए कैश जमा करा दिया। वो जो 10,800 रुपए हैं वो हमारे कैश जमा हो गए अंडमान के बैग में। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 18,900 CGST बुक हो गया और 18,900 का UTGST बुक हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे कमेंट करके। राइट, मेरे ऐप में भी फीचर है, वहां आप मुझे चैट में भी डाल सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैं अभी तक की सिचुएशन देखूं तो CGST 18,900 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और UTGST का पैसा 18,900 अंडमान की सरकार के पास है। किसके पास है भाई? अंडमान की सरकार के पास है। अच्छा, ये गुड्स अभी किसके पास है? अंडमान के पास। अच्छा, अंडमान को लगा यार मजे आ गए, मेरे पास आ गया रेवेन्यू। ऐसे नहीं होता है भाई। अब देखना ये डी से कहां चला गया? अंडमान से गुड्स, अंडमान से गुड्स चला गया है, अंडमान से गुड्स चला गया है कहां? आई, ABCDE, हाँ मिस्टर ई के पास, ABCDE। डी से गुड्स किसके पास चला गया है? ई के पास चला गया है ना, ई के पास चला गया है। ये मैं हटा देता हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, गुड्स अब मिस्टर ई के पास चला गया है। अच्छा, मिस्टर ई कहां का है? मिस्टर ई कहां का है भाई? दमन का। मिस्टर ई दमन का है। अच्छा दोस्तों, दमन भी तो एक यूनियन टेरिटरी है, अंडमान भी एक यूनियन टेरिटरी है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अंडमान से अगर सप्लाई दमन में हो रही है तो एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में हो रही है। तो दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ कि जब एक यूनियन टेरिटरी से कोई भी सप्लाई अनदर यूनियन टेरिटरी में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर सप्लाई बोलते हैं। अच्छा, इंटर पर क्या लगता है? जल्दी से बताओ क्या लगता है? IGST लगता है। अच्छा, डी जब सप्लाई करेगा तो वो कितने की करेगा? अच्छा, डी को ये गुड्स कितने में मिला? उसको मिला 1,50,000 में, नहीं सॉरी 150 में नहीं, 2,10,000 में मिला। ये रहा 2,10,000 रुपए में मिला मिस्टर डी को, क्योंकि जो टैक्स का पैसा है वो तो वापस मिल जाता है, उसकी तो इनपुट मिल जाती है ना, उसकी तो क्या मिल जाती है? इनपुट मिल जाती है।
वो तो सिंपल है, इनपुट मिल जाती है उसकी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर 2,10,000 तो होगी नहीं, क्योंकि 2,10 में तो वो खरीद के लाया है, परचेज करके लाया है, तो भाई वो अपना वैल्यू एडिशन भी तो ऐड करेगा। अब सपोज करो डी ने जो सप्लाई दी है उसने उसमें 40% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया। ये जो 2,10,000 है इसमें उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया। 40 नहीं, आप इसको ऐसे करो 30% कर लो, आप इसको 40 की जगह 30% कर लो, 30% कर लो। तो जैसे ही आप 30% यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लोगे, जैसे ही आप 30% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लोगे, तो ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,73,000 रुपया। 2,73,000 हमारी यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये जो सप्लाई है ये इंट्रा है या इंटर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा द सप्लाई इज इंटर सप्लाई। अच्छा, इंटर पर क्या लगता है जल्दी से बताओ। यहाँ पर दोस्तों इंटर पर लगता है IGST, और IGST की रेट है मान लो यहाँ पर 18%। अच्छा, अगर मैं 2,73,000 पर 18% लगाता हूँ, 18% लगाता हूँ, तो कितना आएगा, 2,73,000 का 18%, 273 का 18% निकालो फटाफट से, तो ये आता है हमारा 49,140। तो दोस्तों टोटल बिल कितने का बनेगा, 322,140 का, 3,22,140 रुपया का बनेगा। अब मिस्टर डी ने ये माल मिस्टर ई के पास दे दिया, तो मेरा क्वेश्चन है यहां पर मिस्टर डी कितना नेट पे करेगा गवर्नमेंट को, नेट पे मिस्टर डी को कितना नेट पे करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये जो मिस्टर डी है, ये मिस्टर डी ऑलरेडी CGST और UTGST पे करके आया है। CGST सेंट्रल के पास है, UTGST अंडमान सरकार के पास है। अच्छा, अंडमान सरकार खुश हो रही है जी, मजे आ गए, मजे आ गए। अब मिस्टर डी जब मिस्टर ई को बेचेगा तो उस पर IGST लगेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि अगर हमें IGST पे करना है, ये जो हमारी IGST है ये हमको पे करनी है, और हम ऑलरेडी C और UTGST पे करके आए हैं, तो क्या IGST को पे करने के लिए C और UTGST का क्रेडिट मिलता है। ये देखो वो चार्ट निकाल लो, वो चार्ट निकाल लो। जैसे मुझे IGST पे करना है, तो क्या दोस्तों IGST को पे करने के लिए जो भी हमारा CGST और UTGST है, क्या उसका हमको क्रेडिट मिलेगा? क्या हमको CGST और UTGST का क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगा जी। तो हमारा यहाँ पर जो IGST है वो है हमारा 49,140। हमारा यहाँ पर जो IGST है वो है 49,140 है ना, 49,140। इसमें से हमें CGST का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 18,900 बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो सेंट्रल मतलब एक तरह से सेंट्रल का जो GST सेंट्रल के पास था, सेंट्रल उसको वापस IGST के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, और जो अंडमान सरकार के पास UTGST था वो भी IGST में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये दोनों पैसे वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही चले गए। जो C था वो I बन गया, और जो UT था वो भी क्या बन गया, I बन गया। मतलब ये सारा पैसा सेंट्रल के पास चला गया 49,140। अच्छा, इसमें से माइनस करने के बाद जो बचा, कितना बचा, अगर मैं 18,900 की क्रेडिट ले लेता हूँ तो यहाँ पर 11,340 रुपये और बचते हैं। तो ये जो अमाउंट है इसे मिस्टर डी कैश में जमा कराएगा, इसे मिस्टर डी कैश में जमा कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास IGST के नाम से कितना पैसा पहुंच जाना चाहिए। तो कितना पैसा पहुंच जाना चाहिए, 49,140। अच्छा, ये जो 49,140 है ये कैसे कैसे पहुंचेगा, 18,900 तो CGST के नाम से पहुंच जाएगा, 18,900 UTGST के नाम से पहुंच जाएगा, और 11,340 कैश के नाम से पहुंच जाएगा। तो टोटल पैसा 49,140 के नाम से पहुंच जाएगा
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, किसके पास पहुंच जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये जो ई था इसने फर्दर सप्लाई कर दी एफ को। तो देखो अभी तक रेवेन्यू किसी को बुक नहीं हुई है। महाराष्ट्र से हरियाणा गया, फिर हरियाणा से गुड्स अंडमान गया, अंडमान से दोबारा अंडमान में बिका, फिर अंडमान से दमन आ गया, है ना, और बीच में रेवेन्यू केवल घूम रहा है इधर से उधर, हवा हवाई हो रहा है। सीजीएसटी आईजीएसटी में एडजस्ट हो रहा है, फिर आईजीएसटी वापस सीजीएसटी में हो रहा है, लेकिन अभी तक फाइनली रेवेन्यू नहीं मिला है किसी भी सरकार को। हाँ, वो सेंट्रल के पास रखा हुआ जरूर है, लेकिन अभी तक उसको फाइनल बुक नहीं मान सकते। फाइनल बुक कब होगा? जब हम उसको फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं। जो फाइनल कंज्यूमिंग स्टेट है वहां जाकर रेवेन्यू बुक होता है। अब ये मिस्टर एफ कहां का था? देखो दोस्तों, ये जो मिस्टर एफ है ये कहां का था? मिस्टर एफ था मान लो हमारा महाराष्ट्र का। ओहो, गुड्स वापस कहां आ गया है? दमन से महाराष्ट्र में आ गया है। बताओ, अब मिस्टर ई जब आगे मिस्टर एफ को फर्दर सप्लाई करेगा तो क्या वो जितने में लाया है उतने में ही करेगा, या दोस्तों वो यहां पर उसमें वैल्यू एडिशन करेगा? बिल्कुल करेगा वैल्यू एडिशन। अच्छा, मिस्टर ई जब सप्लाई मिस्टर एफ को करता है, मिस्टर ई जब सप्लाई मिस्टर एफ को करता है तो क्या वो उसके अंदर वैल्यू एडिशन ऐड करेगा? यस, बिल्कुल ऐड करेगा। अच्छा दोस्तों, अब हमारी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या होने वाली है? अब हमारी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो यहां पर क्या होने वाली है? देखो, हम यहां पर 2,73,000 में लाए थे, बाकी तो जीएसटी का पैसा था, वो तो हमको वापस एज ए इनपुट मिल ही गया। तो कुल मिलाकर बात ये है 273 ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इस 273 में अब दमन से जब महाराष्ट्र जाएगा तो जल्दी से बताओ ये कौन सी सप्लाई है? सर ये यूटी से स्टेट में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या लगता है दोस्तों? इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता है आईजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या लगता है? आईजीएसटी। और आईजीएसटी की रेट हमारी यहाँ पर कितनी है? 18% है। आईजीएसटी की रेट हमारी यहाँ पर कितनी है? 18% है। तो बताओ 18% से कितना निकल कर आएगा? 49140। 49140 49140 49140। तो दोस्तों जो टोटल बिल बनेगा वो कितने का बनेगा? 3,22,140 रुपए का। टोटल जो बिल हमारा यहाँ बनेगा वो बनेगा 3,22,140 रुपए का बिल बनेगा। ठीक है, 3,22,140 रुपए का बिल बनेगा। तो मिस्टर ई ने फर्दर सप्लाई किसको कर दी? मिस्टर एफ को कर दी। अब यहां पर दोस्तों मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मिस्टर ई है ये नेट पे क्या करेगा गवर्नमेंट को? नेट पे यहां पर मिस्टर ई नेट पे क्या करेगा? जैसे पहले मिस्टर डी ने पे किया था, तो अब मिस्टर ई को कितना पे करना पड़ेगा? देखो दोस्तों, मिस्टर ई यहां पर पे क्या करेगा? आईजीएसटी उसको टोटल पे करना है 49 सॉरी दोस्तों, मैंने इसमें वैल्यू एडिशन तो ऐड ही नहीं किया। एक बार पहले अपन इसमें वैल्यू एडिशन ऐड कर देते हैं। भाई ऐसा थोड़ी है कि ई जितने में लाया उतने में दे देगा, वो पहले अपना वैल्यू एडिशन ऐड करेगा। सपोज करो 30% वैल्यू एडिशन, 30% का वो वैल्यू एडिशन करेगा, अपने खर्चे वर्चे जोड़ेगा, अपना प्रॉफिट जोड़ेगा भाई। तो 273 में 2,73,000 में अगर हम हमारा 30% जोड़ेंगे तो 30% जोड़ने के बाद निकल कर आएगा 3,22,140। 3,22,140 3,22,140। अब इस 3,22,140 पर लगेगा आईजीएसटी। ये जो आईजीएसटी लगेगा ना, क्या लगेगा? आईजीएसटी तो लगेगा। कितना आईजीएसटी लगेगा? 18%। तो अगर हम 18% यहां पर निकालेंगे तो कितना बनेगा 18%?
हमारा 18% कितना बनेगा, 18% बनेगा 58968, 58968 हमारा बनेगा। तो 58968 जो है, इसको जोड़ने के बाद हमारा जो टोटल बिल बनने वाला है वो बनेगा 386,568। तो ये जो सप्लाई हुई है वो ई से कहाँ हुई है, एफ। तो देखो यहाँ पर कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा मिस्टर ई को। अगर दोस्तों हम यहाँ पर मिस्टर ई की बात करें तो मिस्टर ई को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। 58968 ये हमारा IGST है जो एफ को करने पर लगा है। तो मिस्टर ई को 58968 मिस्टर एफ से मिलेंगे। किससे मिलेंगे, मिस्टर एफ से। तो IGST को पे करने के लिए, अच्छा मिस्टर जो ई है वो परचेज पर क्या पे करके आया है दोस्तों, मिस्टर ई जो है वो परचेज पर क्या पे करके आया है, IGST ही पे करके आया है ना, IGST ही पे करके आया है। दोस्तों मुझे बताओ, क्या IGST को पे करने के लिए IGST का इनपुट काम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमने 49140 जो हम ऑलरेडी पे करके आए हैं उसका हमने इनपुट ले लिया। जैसे ही हम उसका इनपुट लेंगे दोस्तों, जैसे ही हम उसका इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद उसको जैसे ही आप माइनस करोगे तो हमें कितना IGST और पे करना पड़ेगा कैश में, 9828। ये जो 9828 है ये हमें कैश में और पे करना पड़ेगा। ये जो 9828 है ये हमें कैश में और पे करना पड़ेगा जब हम टैक्स जमा कराएंगे, जब मिस्टर ई टैक्स जमा कराएगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास IGST के नाम से 58968 पहुंच चुका है। 49140 तो पहले ही पहुंच चुका था, हमने 9828 और पे कर दिया कैश लेजर से, मिस्टर ई ने पे कर दिया। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर देखा जाए तो IGST के नाम से 58968 रखा हुआ है। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई। सर ये चक्र कब खत्म होगा, बस अब खत्म होने वाला है। अब ये जो एफ था, ओहो, इसने सप्लाई जी को कर दी, और जी भी कहां का था, ओहो महाराष्ट्र का। गुड्स महाराष्ट्र से चला था और दोबारा दोस्तों महाराष्ट्र ही पहुंच गया। एफ ने सप्लाई जी को कर दी। अच्छा जी भी कहां का है, महाराष्ट्र का है। दोस्तों जल्दी से बताओ, अगर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही सप्लाई हो रही है, दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ, अगर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही सप्लाई हो रही है तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको इंटर सप्लाई बोलोगे या दोस्तों आप इसको इंट्रा सप्लाई बोलोगे। दोस्तों हम इसको इंट्रा सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रा सप्लाई, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां पर वैल्यू चेंज होगी या वही रहेगी। अब जैसे मिस्टर एफ कितने में लाया था, 3,22,140 में लाया था, बाकी तो चलो टैक्स का पैसा था वो तो हमको वापस मिल जाता है। तो अगर हम 3,22,140 रुपया का गुड्स लेकर आए हैं तो क्या हम उसको उतने में ही बेचेंगे, क्या दोस्तों उसके छोटे छोटे नहीं है, उसके भी तो छोटे छोटे हैं भाई, उसके भी तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए वो अपना प्रॉफिट कमाएगा ना, अपना वैल्यू एडिशन ऐड करेगा ना। तो एफ ने जब इसको आगे बेचा तो यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई अब क्या होने वाली है, 327,600 प्लस 10%। मान लो जी प्रॉफिट मार्जिन इसका छोटा है, 10% है, किसी का 20 हो सकता है, किसी का 30 हो सकता है, किसी का 40 हो सकता है, इसका 10% है। तो ये 3,27,600 रुपया का खरीद के लाया था और इसने उसमें 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया। तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 360 3,60,360 रुपए आएगा, ठीक है। अच्छा बोलो दोस्तों, महाराष्ट्र से अगर महाराष्ट्र में सप्लाई हो रही है तो ये ट्रांजैक्शन इंटर माना जाए या इंट्रा, इसको इंट्रा माना जाए। अच्छा इंट्रा पर क्या लगता है,
CGST और SGST। तो यहां पर CGST लगेगा 9%, SGST लगेगा 9%। अब 3,60,360 पे 9% निकालोगे तो ये आएगा 32,432, 32,432। तो टोटल जो बिल बनेगा वो बनेगा 4,25,224 का, 4,25,224 का बिल बनेगा, है ना। इतने का बिल बनेगा। जब F से सप्लाई G को होगी तो इतने का बिल बनेगा। अब दोस्तों ये जो G था ना, ये फाइनल कंज्यूमर था, ये जो G था फाइनल कंज्यूमर था, इसने उस गुड्स को कंज्यूम कर लिया। तो दोस्तों फाइनल बताओ रेवेन्यू अब बुक हो जाएगा या नहीं। अब जाकर फाइनली पता चला भाई ये रेवेन्यू किसको कितना कितना मिलना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिस्टर एफ ऑलरेडी IGST पे करके आया था। मिस्टर जो एफ है वो दोस्तों यहां पर ऑलरेडी IGST पे करके आया था और अब उसको C और SGST पे करना है। तो दोस्तों मुझे बताओ C और SGST को पे करने के लिए, जैसे ये C और SGST हमको पे करने हैं, तो क्या इसको पे करने के लिए हमें IGST का क्रेडिट मिलता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल आप ले सकते हो। अच्छा पहले हम क्या करेंगे भाई, IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, हमको CGST पे करना है, वो भी सेंट्रल के पास जाएगा। तो पहले आप उसको उसी से यूज कर लोगे ना जो सेंट्रल के पास है। हमने कहा मोदी जी भाइयों बहनों, तो यहां पर ये जो मिस्टर एफ है ये कितना नेट पे करेगा, नेट पे कितना करेगा। देखो भाई मिस्टर एफ नेट पे कितना करेगा, यहां पर हमको CGST पे करना है, CGST 32,432। तो हम पहले IGST का क्रेडिट ले लेंगे 32,432। तो हमको CGST कुछ भी पे नहीं करना है ना, हमको कुछ भी पे नहीं करना। तो अगर देखा जाए तो हमारा IGST जो जमा था वो जमा था 58,968, उसमें से 32,432 तो हमने CGST पे करने में काम ले लिया, है ना, ये तो हमने उसमें काम ले लिया। और जो हमारा बाकी का बच गया है, जो हमारा बैलेंस बच गया है, देखो कितना बच गया बैलेंस, 26,536, यही तो बचा है। तो कहने का मतलब हमने ये कहा कि देखो मोदी जी आपको 32,432 हमें देना है, ठीक है, और आप ऑलरेडी कितना लेकर बैठे हो, 58,968 लेकर बैठे हो। किस नाम से लेकर बैठे हो, IGST के नाम से लेकर बैठे हो। तो वो तो आप IGST में से भर लो भाई, CGST के पैसे आपको देने हैं और आप IGST के नाम से लेकर बैठे हो। तो CGST को पे करने के लिए हम वो IGST आपको रखने के लिए दे देते हैं। तो मोदी जी ने कहा ठीक है जी 32,432 तो मैं उसमें से ले लूँगा। फिर बैलेंस जो बच गया कि देखो मोदी जी आपके पास 26,536 रुपये और बचे हैं ना, उन्होंने बोला हाँ जी बचे हैं। बोले एक काम करो, हमें महाराष्ट्र सरकार को SGST पे करना है 32,432। बोले हाँ, तो बोले आप उसे महाराष्ट्र सरकार के लिए काम लेने दो, वो IGST का पैसा आप महाराष्ट्र सरकार को काम लेने दो। तो महाराष्ट्र सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी 26,536, 26,536 रुपया वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो बैलेंस कितना बच गया दोस्तों, बैलेंस कितना बच गया, अगर हम बैलेंस देखें तो ये बचता है 5896। तो महाराष्ट्र सरकार बोली भाई मुझे भी तो 32,432 मिलने चाहिए थे, मुझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 26,536 ही मिले हैं। हमने कहा महाराष्ट्र सरकार चिंता ना करो, ये आपको कैश मिल जाएगा। तो इतना अमाउंट जो मिस्टर एफ है, मिस्टर एफ वो कैश में पे कर देगा। किसको पे कर देगा, महाराष्ट्र सरकार को पे कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों फाइनली रेवेन्यू किसको बुक हो जाएगी, महाराष्ट्र की सरकार को बुक हो जाएगी। फाइनल रेवेन्यू महाराष्ट्र की सरकार को बुक हो जाएगी।
तो जैसे ही कंज्यूमिंग स्टेट का पता चल जाता है, फाइनली रेवेन्यू उस स्टेट को मिलती है। अच्छा, ये भी प्रूव हो गया कि रेवेन्यू बराबर बराबर मिलती है। ये देख लो, 32,432 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये जो 32,432 रुपया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये जो 32,432 रुपया है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों फाइनल रेवेन्यू बुक हो जाता है। तो आपने देखा कि जैसे माल महाराष्ट्र से शुरू हुआ था हरियाणा में, तो हरियाणा सरकार को लगा यार मुझे मिलेगा, लेकिन हरियाणा से वो कहाँ चला गया, अंडमान। अंडमान को लगा मुझे मिलेगा, मैंने तो अंडमान में ही बेचा है। तो भी दोस्तों अगर वो रेवेन्यू अंडमान की सरकार को बुक भी हुआ था तो वो वापस उसको देना पड़ा, क्योंकि अंडमान से वो कहाँ चला गया, दमन में, तो वापस IGST में कन्वर्ट हो गया पैसा। फिर दमन से वो वापस महाराष्ट्र आया, तो वो महाराष्ट्र सरकार, फिर महाराष्ट्र से जब वो दोबारा महाराष्ट्र में बिका तो फिर वो फाइनली क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा साइकिल चलता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये एग्जाम्पल मैं तो आपको ये कहूँगा कि एक बार अगर आप इसको खुद से वापस से करेंगे कॉपी में तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको समझ में आएगा कि कब C और S GST लगता है, कब I GST लगता है। I को पे करने के लिए C और S का क्रेडिट मिलता है, C और S को पे करने के लिए I का क्रेडिट मिलता है। तो IGST बेसिकली इनपुट क्रेडिट को काम लेने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि पूरे इंडिया में कहीं से भी गुड्स खरीदो, पूरे इंडिया में कहीं भी गुड्स बेचो, यू कैन टेक द इनपुट क्रेडिट। पहले दोस्तों GST आने से पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, इनपुट क्रेडिट वहाँ पर नहीं मिल पाती थी। सो दैट इज़ द रीज़न। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ तक बात बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर, आ गई बात समझ में। चलिए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझेंगे, जो अपने नोट्स हैं उनको फाइनली अपडेट करेंगे, है ना। चलो जी, अब आप नोट्स में लिखना शुरू कर दो, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। तो एक तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिख लो आर्टिकल 246A। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके क्या लाया गया, आर्टिकल 246A ये लाया गया। आर्टिकल 246A यहाँ पर लाया गया। ये जो आर्टिकल 246A है हमारा, इसका क्या काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट and state government. Central government and state government has concurrent power. Central government and state government has concurrent power to levy tax. सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन दोनों को टैक्स लगाने की बराबर पावर है। ये एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 246A कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी के कारण GST आ पाया है, वरना GST आ ही नहीं पाता। क्योंकि ऐसी हमारे देश में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सिस्टम ही नहीं था कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाए और दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाए। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर टैक्स लगा सकती है। ये बात आर्टिकल नंबर 246A में लिखी गई है। ये बात मैं आपको देखो क्वेश्चन में भी बताता हूँ, एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा देता हूं। ये देखो, आप क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो, ये रहा। व्हाट वाज द नीड, ये क्वेश्चन बैंक मैं आपको अलग से दे दूंगा, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इट इज गिवन इन PDF फॉर्मेट। तो आप जाइए, 100-200 रुपया लगेगा, पूरा प्रिंट निकलवा लो इसका, है ना। वाई वॉज द नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द GST। मतलब GST को इंट्रोड्यूस करने से पहले, GST को इंट्रोड्यूस करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना क्यों जरूरी था। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, द फिजिकल पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट वर क्लियरली डिमार्केट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था ना, आर्टिकल 246 में अलग अलग पावर होती थी, स्टेट की अलग, सेंट्रल की अलग। द सेंट्रल हैड द पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, है ना,
वाइल द स्टेट हैव पावर टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। भाई मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल के पास थी, जबकि बेचने पर टैक्स लगाने की पावर स्टेट के पास थी। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल सेंटर हैज द पावर टू लेवी सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छा, पहले क्या होता था दोस्तों, जीएसटी से पहले अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जाता था तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सर्विस के लिए एक अलग से सर्विस टैक्स लगता था। तो इसके लिए जीएसटी लगाने के लिए सेंट्रल और स्टेट बराबर बराबर टैक्स लगाए। ये देखो लिखा हुआ है, सेंट्रल एंड स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये मैंने आपको लिखवाया भी था कि एक अलग से एक्ट पास किया गया 2016 में। सो आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस empowered the central or state to simultaneously levy and collect the GST। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि 246A के थ्रू अमेंडमेंट क्यों किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज द बेसिक लॉजिक, इसलिए किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी सिंपल। इसमें एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अंडर CGST और SGST। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अलग से बताया गया है बकायदा कि भाई C और SGST कैसे कैसे लगता है। तो अभी मैंने आपको एक पूरा डिटेल्ड एग्जाम्पल करवाया है, उसी एग्जाम्पल पर ये बेस है दोनों एग्जाम्पल। इनको एक बार आप केवल रीड कर लेना, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रीड कर लेना क्वेश्चन बैंक में से, आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने अभी आपको डिटेल्ड एग्जाम्पल यहाँ पर करवाया है। एक हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, ये मैं क्वेश्चन साथ के साथ कराता जा रहा हूँ। इसमें आपके स्टडी मैट से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करवा के चल रहा हूँ। आर्टिकल 246A विच ग्रांट द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डिस्कस आर्टिकल 246A। क्वेश्चन है कि आप आर्टिकल 246A को डिस्कस करो, जो कि पावर देता है जीएसटी के लिए लॉ बनाने की। बिल्कुल देता है। ये देखो आर्टिकल 246A, इन द पार्लियामेंट लेजिस्लेटर ऑफ एवरी स्टेट पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये देखो पावर दी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी क्या दी हुई है, पावर दी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर क्या दी हुई है, देखो पावर दी हुई है। ये देखो पावर दी हुई है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। लेकिन जैसे पेट्रोलियम है, हाई स्पीड डीजल है, ये मैं भी आपको नोट करवाऊंगा। ये पैराग्राफ अभी आपको मैं नेक्स्ट सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट में नोट करवाऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको केवल सिंपली आपको रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब इसको कोई कॉपी में लिख के नहीं करना है, सिंपल वैसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप एक बार वैसे ही रीड कर लेना। अ ड्यूल जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, एलोबरेट। ड्यूल जीएसटी इंडिया में है, बिल्कुल है। कैसे है ड्यूल जीएसटी? अ ड्यूल जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया विद द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली ऑन द कॉमन टैक्स बेस। द जीएसटी लेवी बाई सेंट्रल ऑन इंटरस्टेट। वही चीजें हैं, मतलब आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, यही चीज है। इंटरस्टेट पर क्या लगता है, सी और एस जीएसटी लगता है या यूटी जीएसटी लगता है, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। अच्छा, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, ये भी बताना है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर है टैक्स लगाने की। ठीक है, दोनों को टैक्स लगाने की क्या है, यहाँ पर पावर है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 से पहले आप एक नोट कर लो, नोट्स के अंदर एक चीज नोट कर लो। एक आर्टिकल है, वो नोट कर लो। क्या है आर्टिकल? ये तो 246A हो गया। एक आर्टिकल और नोट कर लो यहाँ पर, आर्टिकल 269A। एक आर्टिकल और ऐड कर लो 269A यहाँ पर आर्टिकल। इसमें लिखो आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट, आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई
IGST on interstate supply will be collected by central government, and apportioned between सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 269A जो नया आर्टिकल है, कलेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपॉर्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। IGST जो होता है वो इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है, ये भी आपने क्वेश्चन में भी देखा। अच्छा, उसको कलेक्ट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST का जो पूरा का पूरा पैसा होता है वो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से अलोकेशन करती है। जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख लेती है, और जो स्टेट वाला पार्ट होता है वो रेस्पेक्टिव जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको दे देती है। यही होता है ना, यही आर्टिकल 269A में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। अब इसी पर देखो, इसी पर आप लोगों के अगर मैं क्वेश्चन बैंक में जाऊं तो ये देखो, एक क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? डिस्कस आर्टिकल 269A pertaining टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, तो डिस्कस करो। ये क्वेश्चन बैंक आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां आप मेरी ऐप पर जाओ, केवल 1 रुपीज का पेमेंट करो, आपको मिल जाएगा। डिस्कस आर्टिकल 269A pertaining टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। तो 269A जो आर्टिकल है भाई, ये किस चीज के लिए है? आर्टिकल 269A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। वही बात बतानी है कि भाई इसके अंदर इंटरस्टेट सप्लाई पर IGST लगता है, एंड इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड आफ्टर कलेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देन इट शुड बी डिवाइडेड और इट शुड बी अपॉर्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि दिस शुड बी लेविएड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and the tax shall be apportioned between union and state in the manner as may be provided by the parliament on the recommendation of the council। ऐसे ही अगर कोई भी सप्लाई होती है इंडिया के बाहर से, आप इंपोर्ट करते हो गुड्स को, बताओ दोस्तों, इंडिया के बाहर से अगर आप गुड्स इंपोर्ट करोगे तो वो भी इंटरस्टेट ही मानी जाती है। अच्छा, वहाँ पर भी क्या लगता है? IGST लगता है। तो ये जो IGST होता है ये बेसिकली The amount apportioned to a state shall not form part of consolidated fund of India। जो CGST वाला पार्ट है वही कॉमन फंड में जाता है, SGST वाला पार्ट तो उस स्टेट को मिलेगा, ठीक है, वो उसमें नहीं जाता है, वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये सारी बात है। बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई वाली बात है, तो ये तो मैं आपको प्लेस ऑफ जो सप्लाई वाला हमारा चैप्टर है उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाकर चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बेसिक चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। कल एक क्लास में बचे हुए पार्ट को भी मैं नोट करवा दूंगा। देन हम जो प्रॉपर सप्लाई चैप्टर है वहां से हम GST को स्टार्ट करेंगे। सप्लाई इज द बैकबोन ऑफ GST, मैंने आपको बताया था। जिसने सप्लाई पढ़ लिया दोस्तों उसने सब कुछ पढ़ लिया। सप्लाई का मतलब 50% GST हैज बीन कंप्लीटेड। तो जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए आपको अमित खांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां से जाइए और आपको ये सारी चीजें दोस्तों वहां पर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।